हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस विद एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपना पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपन क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? क्वथनांक में उन्नयन या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज अपनी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, तो हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। तो देखो इधर, हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है, हिमांक वह ताप होता है जिस पर, वह ताप होता है जिस पर किसी भी पदार्थ की द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं के लिए वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए। दोनों अवस्थाओं के लिए वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए। तो वह ताप क्या कहलाता है? अपना हिमांक कहलाता है। इसका मतलब हिमांक वह ताप होता है जिस पर किसी भी पदार्थ की द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं के लिए वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए। उसे अपन बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। आगे देखो, आगे अपन स्टार्ट करते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होगा कि इसके नाम से पता चलता है ना, अवनमन मतलब डिक्रीजमेंट होगा क्या या गिरावट आएगी क्या? तो इसका मतलब हिमांक में गिरावट आ रही है ना। अरे हिमांक में अवनमन का मतलब यही तो हुआ ना कि हिमांक में गिरावट आएगी। तो वो गिरावट कैसे आती है वो देखो, हिमांक में अवनमन क्या होता है। देखो, अपन कोई भी ये लाइन अपन बार बार पढ़ते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे राउल्ट्स लॉ पढ़ लेते हैं, राउल्ट्स लॉ के बाद में ये बार बार आती है ये बात, क्या कि जैसे ही अपन अवाष्पशील विलय को विलायक में जैसे ही अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है ना, विलयन बनता है। तो उस विलयन वाष्प दाब विलायक से कम मिलेगा क्या? अरे तभी तो लोअरिंग होगी ना। तो जैसे ही अपन किसी अवाष्पशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में जैसे ही घोलते हैं तो घोलने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब है वो उस शुद्ध विलायक से हमेशा कम में मिलता है। ये बात अपन बार बार पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के बाद। तो इसका मतलब क्या? वाष्प दाब क्या मिला? कम मिला क्या? तो वाष्प दाब कम मिला, इसका मतलब कि जो विलयन है वो विलायक से कम ताप पर जमेगा क्या? क्यों? अरे अगर उसका वाष्प दाब कम हो रहा है इसका मतलब उसका ताप हिमांक भी तो कम हुआ ना। अरे उस विलयन का हिमांक भी कम हुआ, और हिमांक क्या है? ताप ही तो है ना। तो देखो, इसका मतलब विलयन है वो विलायक से कम ताप पर जमने लगता है, कम ताप पर जमने लगता है। कि अगर अपन किसी भी अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होता है? उस शुद्ध विलायक से कम मिलता है। और हिमांक क्या होता है कि ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में किसी पदार्थ का अगर वाष्प दाब समान हो तो वो उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ कि विलायक से विलयन का हिमांक कम मिला गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपन विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब कम होता है। इसका मतलब विलयन विलायक से कम ताप पर जमने लगेगा, और कम ताप पर जमने लगेगा इसका मतलब विलयन का जो हिमांक है वो विलायक से कम मिलेगा क्या? कम मिलेगा ना। तो वो विलायक से क्या मिलेगा? कम, विलायक से कम मिलेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन हुआ क्या? क्योंकि अपन जैसे सबसे पहले अपने पास विलायक अलग है, शुद्ध विलायक, और अवाष्पशील विलय अलग है। तो उस शुद्ध विलायक का अपन ने क्या देखा? हिमांक देखा। उसके बाद अपन जैसे ही उस अवाष्पशील पदार्थ को उस विलायक में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। क्या वाष्प दाब कम हो गया? इसका मतलब अब जो विलयन बना वो उस विलायक से
कम ताप पर जमने लग जाएगा क्या, कम ताप पर जमने लग जाएगा। इसका मतलब उसके हिमांक में कमी आई ना, इसी को अपन बोलते हैं हिमांक में अवनमन या लोअरिंग इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। आगे देखो, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब आगे देखो, इसके लिए समीकरण ड्राइव करेंगे। तो देखो, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 हो तथा विलयन का हिमांक TF हो, तो हिमांक में अवनमन कितना होगा, विलयन का कम है और विलायक का ज़्यादा है ना, तो विलायक में से विलयन का घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा ये हिमांक में कितना अवनमन हुआ। तो हिमांक में अवनमन मतलब इसको किससे लिख देंगे, डेल्टा TF से बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ये हो गया ना कि डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। अब देखो आगे, इसके लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ समझना एक बार कि अगर मैं इसके वाष्प दाब और ताप के बीच, वाष्प दाब और ताप के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखना कि सबसे पहले अपन विलायक के लिए लेते हैं कि विलायक के लिए वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ कैसा आएगा या वक्र कैसा आएगा। देखना कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। या इसको थोड़ा यूं कर लो, रुको एक मिनट, यूं कर लो, ऐसा आएगा। तो ये देखो A, B और C, ये जो BC वक्र है ये अपने को शुद्ध विलायक के लिए वाष्प दाब और ताप के मध्य का ग्राफ है। या अपने को ये जो BC जो रेखा अपने को प्राप्त हुई है वो ये बताती है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को बताती है, ठीक है। जैसे ही शुद्ध विलायक के अंदर मैं अवाष्पशील विलय डाल दूंगा तो ये वक्र तो विलयन बन जाएगा। तो उस विलयन के लिए वक्र कैसा प्राप्त होगा, देखना उसके लिए वक्र कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसको अपन बोल सकते हैं D और E। इसको थोड़ा सा यूं बना लो, और ये कैसा जाएगा, ये, ठीक है। इसको अपन A, B, C, इसको दे देते हैं D और E। और ये जो DE जो वक्र प्राप्त हुआ ये किसके लिए है, विलयन के लिए। तो इसमें देखो साफ साफ तुम लोगों को पता चल रहा है कि जो BC जो वक्र है, BC जो वक्र है, उस BC वक्र में क्या है कि ये BC वक्र किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए। और अपन जो वाष्प दाब और ताप के बीच शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ खींचेंगे तो अपने पास ये एक BC रेखा प्राप्त होती है। और इस BC रेखा में अपन देखते हैं कि इसका ताप के साथ इसका वाष्प दाब कम होता जा रहा है, वाष्प दाब कम होता जा रहा है ना। और एक जगह ऐसी आती है जिसको अपन बिंदु B बोल रहे हैं। इस बिंदु पर क्या होता है कि इस विलायक के ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं के लिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो समान हो जाएगा, इसका मतलब ये B पॉइंट पर विलायक का क्या आ गया, हिमांक आ गया ना। तो इस विलायक के हिमांक को अपन डॉट डॉट से ताप के साथ ऐसे डिनोट कर देंगे। और इसके लिए अपन लिख देंगे यहाँ T0F, मतलब विलायक का हिमांक। क्या बोलेंगे, विलायक का हिमांक, ठीक है। और जैसे ही मैंने इस विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया
तो अवाष्पशील विलय मिलाते ही उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा क्या? वाष्प दाब कम हो जाएगा। देखो इतना कम हो गया ना। और इसमें कमी आती आती एक बिंदु ऐसा आएगा D, जहाँ पर विलयन के लिए उसकी ठोस अवस्था और उसकी द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं के लिए उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसका मतलब विलयन के लिए जो बिंदु D आया है वो उसका क्या होगा? हिमांक होगा। ये देखो, इसको अपन यहाँ से डिनोट कर देंगे और इसको डिनोट करेंगे अपन TF से। तो विलयन का हिमांक तो क्या हो गया? TF, और विलय का हिमांक क्या हो गया? T नोट F। ये अपने इसके अंदर ये एक वक्र बनेगा। आगे देखो, चूंकि डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P कि वाष्प दाब में जितनी कमी होगी उसके हिमांक में अवनमन भी उतना ही क्या होगा? कम होगा। जितनी वाष्प दाब में कमी होती जाएगी उसके वाष्प दाब में भी अवनमन उतना ही, उसके वाष्प जितनी हिमांक में कमी होती जाएगी उतना ही उसका वाष्प दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं। आगे देखो, और राउल्ट्स लॉ के अनुसार अपन क्या पढ़ते हैं देखना। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P समानुपाती होता है उस अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के। राउल्ट्स लॉ में अपन ने पढ़ा थी ये बात, समझ में आई बात? तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार क्या हो गया कि डेल्टा P समानुपाती किसके होता है? अक्ष B के। तो अब देखो, इस समीकरण में डेल्टा TF वो डेल्टा P के समानुपाती है, और यहाँ ये डेल्टा P किसके समानुपाती है? अक्ष B के। अगर ये इसके समानुपाती है और ये डेल्टा P यहाँ इसके भी समानुपाती है और डेल्टा P इसके भी समानुपाती है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में समानुपाती होंगे क्या? समानुपाती होंगे। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा? 1 व 2 से, क्योंकि 1 व 2 से अपने को साफ पता चल रहा है कि डेल्टा P है वो एक बार तो डेल्टा TF के समानुपाती है, और डेल्टा P ही किसके समानुपाती है? अक्ष B के समानुपाती है। इसका मतलब डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा? अक्ष B के। तो डेल्टा TF समानुपाती अक्ष B। समझ में आ गई बात? आगे देखो, ये तो देख लिया होगा। आगे देखो, डेल्टा TF समानुपाती क्या हो गया? अक्ष B। अब अगर ये मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहां पर अपने एक समानुपाती स्थिरांक लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू K डॉट अक्ष B, K डॉट अक्ष B आ गया। और अक्ष B क्या होता है? अरे विलय की मोल भिन्न क्या होती है? विलय की मोल भिन्न विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलय के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, यही तो होती है ना विलय की मोल भिन्न। तो इसको अपन यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ चूंकि लगाई ये लिख लेना, ठीक है। अतः डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? अक्ष B की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो K डॉट NB बट्टा NA प्लस NB। NB यहाँ क्या है? विलय के मोलों की संख्या, और NA यहाँ क्या है? विलय के मोलों की संख्या। अब अपने को पता है किसी के भी अगर अपन मोल निकालते हैं तो क्या करते हैं? जिसका मोल निकाल रहे हैं उसकी ग्राम्य मात्रा बट्टा उसका अणुभार, यही तो लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? देखो, डेल्टा TF बराबर K डॉट NB क्या हो जाएगा? WB अपॉन WA, WB अपॉन MAB। ये क्या विलय के मोल है ना, तो विलय के मोल कैसे निकलेंगे? विलय की ग्राम्य मात्रा बट्टा विलय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार बट्टा Na विलायक का है ना, तो विलायक की ग्राम्य मात्रा बट्टा विलायक का अणुभार प्लस
विलेय के मोल है ना, तो विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा विलेय का अणु भार, यही आएगा ना। अब देखो तनु विलयनों के लिए, किसके लिए? तनु विलयनों के लिए। तनु विलयनों का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक तो क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, और विलेय क्या हो, बहुत ही कम मात्रा में हो। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, उसके लिए अपन इस विलायक के जो मोल हैं, विलायक के जो मोल हैं उसको अपन, विलेय के जो मोल हैं उसको विलायक के मोलों की तुलना में अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि विलायक के मोल हैं वो विलेय के मोलों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो क्या होगा कि WA/MA इज ग्रेटर देन WB/MAB। समझ में आई बात? क्योंकि अगर तनु विलयन है तो उसमें विलायक के मोल हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, किसकी तुलना में, विलेय के मोलों की तुलना में। इसलिए अपन यहाँ अपन WB/MB को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखना, देखो, तो अपनी समीकरण वो लिख सकते हैं ना कि डेल्टा TF बराबर K डॉट, ऊपर WB/MB आएगा ही, WB/MB बटा, अब देखो WB/MB को अपन नीचे क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे इसकी तुलना में, तो यही रह जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा। तो क्या जाएगा, WA/MA। अब देखो ऊपर नीचे कर लो, बट्टा में है तो ऊपर देख लो, आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो डेल्टा TF बराबर K डॉट WB/MB ऐसा का ऐसा। अब देखो नीचे क्या है, WA है क्या, तो गुणा क्या जाएगा, WA। अब इस WA के बट्टा में क्या है, MA है ना, तो ये बट्टा के बट्टा में हो गया ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा ऊपर MA। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर K डॉट, इस MA को थोड़ा इधर लिख लो, तो MA गुणा WB/MB गुणा WA। आ गया ना। अब देखो, चूंकि अब इस समानुपाती स्थिरांक और इस विलायक के मोलर द्रव्यमान के गुणनफल को मिलाकर अपन एक नया स्थिरांक लिखते हैं जिसको बोलते हैं KF। क्या बोलते हैं, KF। KF बराबर क्या होगा, K डॉट MA, K डॉट MA, जिसको बोलते हैं अपन मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, ये बोल, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये टर्म देखो, WB/MB गुणा WA, ये सूत्र किसका होता है? अपने जब क्वथनांक में उन्नयन अपन पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने बात की थी ना, यहाँ किसका होता है, अरे मोललता का नहीं होता क्या, M, स्मॉल m बराबर ये नहीं होता है क्या, स्मॉल m बराबर WB/MB गुणा विलायक का भार नीचे। और अगर ये किलोग्राम में दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर गुणा में क्या लिखते थे, 1000 लिखते थे क्या, अरे यही तो था ना मोललता। अब मान लो WA अगर किलोग्राम में दे रखा है तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये मोललता के बराबर है क्या, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि M बराबर WB/MB गुणा WA, ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। आगे देखो, ये मिटा देता हूँ, इस साइड वाला लिख लिया होगा सबने। आगे देखो, तो यहाँ मैं K डॉट MA की जगह तो KF लिख सकता हूँ, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो डेल्टा TF बराबर KF डॉट M, ये आ गई अपने हिमांक में अवनमन की समीकरण। अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है कि अपने को हिमांक में अवनमन दे दे, हिमांक में अवनमन दे दे, KF का मान दे दे, और अपने से पूछे कि
उस विलयन की मोललता क्या होगी, तो अपन निकाल सकते हैं ना। या फिर क्या करें, या फिर अपने को मोललता दे दे, KF का मान दे दे और पूछे कि इस विलयन में हिमांक में अवनमन कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। केवल तो दी गई जो वैल्यू है वो केवल पुटअप पे करनी है। समझ में आई बात। आगे देखो, तो ये अपने पास समीकरण आ गई डेल्टा TF बराबर KF डॉट AM। अब देखो आगे, केवल ट्रेंड वही चलेगा जो अपना क्वथनांक में उन्नयन में चला था। क्वथनांक में उन्नयन में भी अपन ने यहाँ पे एक समीकरण ड्राइव की थी ना। कौन सी समीकरण ड्राइव की थी कि डेल्टा TB बराबर KB डॉट M, यही तो की थी ना। अरे सेम सी है ना लगभग, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था और यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक KB क्या था, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पे एक KF क्या, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, आगे देखो अपने एक रिलेशन ड्राइव करते हैं। उस रिलेशन की सहायता से अपन अवाष्पशील पदार्थ का अणु भार ज्ञात करते हैं या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। देखना, हिमांक में अवनमन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, ये ज्ञात करते हैं। और इस संबंध की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करते हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो देखो अपने पास लास्ट समीकरण क्या आई थी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF डॉट M। M क्या है, यहाँ मोललता है ना, चूंकि मोललता बराबर होता है WB बटा MB गुना WA, और ऊपर अगर ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या जाएगा, 1000। यही आता है ना, तो देखो लिख देंगे अपन डेल्टा TF बराबर KF डॉट WB बटा MB गुणा 1000 बटा WA। अपने को निकालना क्या है, MB निकालना है ना। तो ये बराबर के नीचे बट्टा में है ना, इस साइड में, तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो बट्टा वाली चीज़ इधर जाएगी तो ऊपर गुणा में आएगी ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा MB। और अगर ये इधर गुणा में है डेल्टा TF, इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो बट्टा में जाएगा ना, तो क्या जाएगी समीकरण, MB बराबर KF डॉट बट्टा डेल्टा TF, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, डॉट WB अपॉन WA गुणा 1000। ये समीकरण आ गई है। और इस समीकरण की सहायता से किसी भी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी अगर अपने को देख लो कि MB बाकी मान दे रखे हैं तो MB का निकाल सकते हैं, किसी एक का जिसका मान पूछेगा वो देगा नहीं, बाकी सब ये मान दे के रखेगा, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था अपना हिमांक में अवनमन और अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध। समझ में आई बात। ऐसे ही अपन एक गुप्त उष्मा के साथ में और रिलेशन देखते हैं इसका एक गुप्त उष्मा के साथ में एक रिलेशन और देखते हैं KF का। तो देखो KF तथा गुप्त उष्मा में संबंध मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा गुप्त उष्मा के मध्य संबंध। और वो संबंध सीधा डायरेक्ट याद रखना है, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही पूछेगा यहाँ से। तो क्या होता है वो, KF बराबर MAR TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन गुणा 1000। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है किस किस के बीच में, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा गुप्त उष्मा के मध्य एक ये संबंध है, जिसमें KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, MA क्या होगा,
विलायक का अणुभार, आर क्या होगा गैस कांस्टेंट, टीएफ क्या होगा विलयन का हिमांक, टीएफ क्या होगा विलयन का हिमांक, डेल्टा एच वाष्पन और गुणा 1000। समझ में आई बात। तो ये है केएफ तथा उष्मामी के मध्य संबंध। तो हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन जो अपन ने दो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की सिमिलर हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि एक जगह तो क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, और एक जगह क्या होता है ताप में कमी हो जाती है। क्वथनांक में उन्नयन में क्या होता है कि ताप क्या हो जाता है विलयन का बढ़ जाता है, अरे तभी तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब इंक्रीजमेंट हुआ ना। और हिमांक में अवनमन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ताप क्या हो जाएगा गिर जाएगा, और उसमें अपन के बी लिखते हैं और इसमें अपन क्या लिखेंगे के एफ लिखेंगे, और बाकी सभी की सभी समीकरण वैसी की वैसी ड्राइव होंगी एकदम सेम। समझ में आई बात सबके। नेक्स्ट क्लास में अपन लास्ट इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रासरण दाब। धन्यवाद।